स्टूडेंट के लाइफ में मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है सर? हर हफ्ते उसे मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर उसको मॉक टेस्ट खराब आ रहा है तो 100% फिक्स है कि उसका रिजल्ट खराब जाएगा। एडमिशन ले लिया है कोचिंग के अंदर, 2 महीने तक सब बढ़िया चलेगा, उसके बाद दिक्कत आनी शुरू होती है, बैच मर्ज हो जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर एग्जाम आकर के 2 बार चला जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जो पढ़ाया हुआ है उसी से क्वेश्चन आएगा। जिसका एग्जाम पहले है उसको प्रायोरिटी दे देती है। नोटिफिकेशन का मतलब युद्ध का बिगुल बज गया। नोटिफिकेशन का वेट जो विद्यार्थी करेगा खत्म। ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सपने बहुत बड़े होते हैं, खुद मेहनत नहीं करना। अपने इतना बड़ा देखें, कोई बात नहीं, आप सपने बड़े देखो, मेहनत करो इस हिसाब से। एक्चुअली ये एग्जाम एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, लड़की लड़के के लिए अट्रैक्ट हो जाती है, तो कैसे अपनी हम एनर्जी को रिवाइव करते हुए अपने गोल पर फोकस रहें सर? कि अगर जॉब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुए, तो फिर कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह हो जाते। कितना भी सजा लें, अपने नहीं होंगे। हम सभी सामान्य इंसान के रूप में पैदा होते हैं, बाद में हम क्या करते हैं उसी से हमारा नाम होता है, उसी से हमारी पहचान होती है। आज मैं सीएम तिवारी बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि मैं एक हस्ती के साथ बैठा हूं। भारत का कोई भी इंसान हो, चाहे वो बहुत ज्यादा विद्वान हो, चाहे कभी स्कूल भी नहीं गया हुआ, सब इनको जानते हैं। चाहे बहुत अमीर हो या बहुत गरीब, हर कोई इन्हें प्यार करता है। वेलकम खान सर। थैंक यू सर। सर, पहली बात तो मैं आपसे ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने प्रयागराज के अंदर खान ग्लोबल स्टडीज का एक सेंटर खोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रयागराज के बच्चों को जरूरत भी थी। यहाँ इस एरिया के, ये प्रयागराज ना अगल बगल के 15-20 जिला के लिए लाइफलाइन है स्टूडेंट्स के लिए। राइट। अब जो फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग नहीं है, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, अब बढ़िया पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी के पढ़ाई में पैसा बाधा बन जाए, ऐसा हम लोग नहीं चाहते कि हो। तो हर इंसान को पढ़ने का बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और प्रयागराज उसके लिए एक सेंटर रहा है। मैं भी सर रीवा से ही हूँ, और हाँ। रीवा वाले बच्चों के लिए अगर आईएएस या एसएससी करना है तो दिल्ली जाना पड़ता था। हाँ। अगर नीट जेईई करना है तो कोटा जाना पड़ता है। तो अब ये प्रयागराज वाला जो हमें मिल गया है, बहुत ज्यादा हमारे लिए एक लाइफ लाइन का काम करने वाला है। मध्य प्रदेश के रीवा वाला जो एरिया रहता है, वो राइट। पूरा एरिया सतना, सीधी, सिंगरौली आसपास का जो भी एरिया है जी वहाँ के लिए ये बड़ा अच्छा सेंटर हो जाता है कि आप इलाहाबाद आइए प्रयागराज, जी और चाहे वनडे पढ़ सकते हैं या फिर एसएससी कर सकते हैं, जी। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, इवन एमपीपीसीएस के लिए भी जो जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो एमपी स्पेशल है उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। राइट। सर, अभी हमने प्रयागराज के अंदर ऑफलाइन वनडे सेंटर ओपन किया है, और उसका मैं पढ़ रहा था तो उसमें हर संडे हम लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट के लाइफ में मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है सर? हर हफ्ते उसे मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर उसको मॉक टेस्ट खराब आ रहा है तो 100% फिक्स है कि उसका रिजल्ट खराब जाएगा। बट स्टूडेंट के अंदर एक खराबी क्या होती है ना, वो टेस्ट को टाइम की बर्बादी समझता है। उसे लगता है कि इससे क्या फायदा है, हम यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। यही वो बेवकूफ़ी कर पाता है। और ऐसे बच्चे जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं और रिवीजन या फिर जो क्लास में टेस्ट होते हैं वो नहीं देते हैं, वही बच्चे यहाँ 7-8 साल रह जाते हैं और फिर कोई फायदा नहीं होगा। सेना इतनी बड़ी होती है, हर 2-3 मंथ पे अब देखेंगे सेना का ना कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है। कभी बंगाल की खाड़ी में, तो कभी सियाचिन ग्लेशियर, थार मरुस्थल, जंगल छोड़ देंगे ऐसे सेना का तो पेट निकल जाएगा। हाँ, और उसके बाद एनालिसिस भी, मतलब ये बस नहीं कि आपने कितना कर दिया, आके घर में आपने पेपर वगैरह फेंक दिए, उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है एनालिसिस। अच्छा, बच्चों में क्या लगता है कि वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिए, तो हम्म 100 में 100 क्वेश्चन उनका खराब नहीं होगा। 50% होगा जिनका उनका 100% कमांड है, जिसके लिए उन्हें शायद एनालिसिस की जरूरत ना पड़े, वो कमांडर। बट वो जो 50% है जिन पे उनको डिस्कशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, ताकि वो 50% अगले 50 क्वेश्चन का और कंसेप्ट क्लियर कर सके। बेसिकली सर, प्रयागराज में जब से मैं आया हूँ बहुत सारे बच्चों से मिला हुआ हूँ। बच्चों में एक सामान्य सी दिक्कत है यहाँ की कोचिंग से कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा। हमने एडमिशन ले लिया है कोचिंग के अंदर, 2 महीने तक सब बढ़िया चलेगा, उसके बाद दिक्कत आनी शुरू होती है, बैच मर्ज हो जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर एग्जाम आकर के 2 बार चला जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सर, केजीएस में ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ऐसे कोचिंग वालों से कहते हैं कि भाई आप क्यों एक शहर को बदनाम कर रहे हैं, जब आप सिलेबस ही नहीं खत्म करा पा रहे हैं, या जो टीचर दिखाएंगे कुछ और 2 महीना बाद चेंज कर देंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ख़ास करके यहाँ पीसीएस वालों में तो ये होता है, आईएएस और पीसीएस वालों में। दिल्ली का टीचर दिखाएँगे, जुलाई के बाद सारा टीचर समेट लेगा, क्योंकि जुलाई से दिल्ली में सेशन स्टार्ट होता है। वन डे में भी वो लोग यही कर रहे हैं। तो पहला तो एक उनकी गलती है, नैतिकता ऐसी नहीं करनी चाहिए उनको।
केजीएस में कभी भी इस टाइप का नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग क्या कि हम लोग ने पूरी लाइफ में एक बच्चों का भरोसा ही जीता है और इस भरोसे को हम लोग एनी कॉस्ट मेंटेन करके रखेंगे और टाइम टू सिलेबस खत्म करना और सिलेबस खत्म करने के अलावे जो पढ़ाया हुआ है उसी से क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज में हम क्या चेहरा लेके जाएंगे बच्चों के बीच में कि हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आया। तो सिलेबस टाइम से खत्म हो और टू द पॉइंट आया हो पढ़ाई का, और एक कमजोर बच्चा भी ये कह सके कि नहीं हमें पूरा का पूरा समझ में आया है। अगर उसका रिजल्ट नहीं होता है तो अपने आप से कहे कि टाइम से सिलेबस खत्म हुआ था, पढ़ाया हुआ एग्जाम में भी आया था, सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि हमें लगा कि रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, घमंड में हमारा रिजल्ट खराब हुआ। ये जरूरी होती है। कोई वनडे का स्टूडेंट है सर जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, अब मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया या किसी अदर वनडे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, अब वो बच्चा किस पर फोकस करे? अमूमन ये जो बच्चे होते हैं कई बार दो दो एग्जाम की तैयारी करके लेते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम है जिनका 60% सिलेबस मैच करता है। अब कई बार क्या होता है कि एसएससी की वैकेंसी रेगुलर रहती है और लिमिटेड रहती है, तो उनके बीच में जब कभी रेलवे आ जाता है और हाइट दिखा देता है ना, तो उनको एक लगता है कि नहीं इसमें ना थोड़ी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, अब फिर ये अगली बार लाएगा कि नहीं लाएगा। रेलवे वाले बच्चों के लिए उसमें इंग्लिश भी नहीं रहता है तो हाँ, और ज्यादा फायदा, और तब उनको तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि चलो कम से कम एक बर्डन कम हुआ। और उसका मैथ्स भी कंपैरेटिवली उनके थोड़ा सा लगता है कि नहीं मेरे कैचेबल है। और थोड़ा सा सीजीएल में है कि वो तो सीजीएल का रेपुटेशन रखता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मेंटेन कर देता है, तो कई बार बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि इसको पहले कर लेते हैं। तो दोनों में तैयारी अच्छी रहनी चाहिए और बेस्ट है बच्चों में अपनी क्षमता को पहचाने, वो दोनों भी दे सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि वो ये है कि वो सीजीएल दे सकता है तो रेलवे नहीं दे सकता। ऑब्वियस बात है कि सीजीएल में आपको चारों सब्जेक्ट देखने हैं, उसमें आपको एटलीस्ट इंग्लिश नहीं देखना, तो आसानी है उसके तुलना में। बिल्कुल। तो बच्चे कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल वो दोनों कर सकता है। हाँ, जिसका एग्जाम पहले है उसको प्रायोरिटी दे दे, जिसका 2 मंथ बाद है उसको थोड़ा सा सेकंड रख सकता है। राइट सर, बच्चों में एक डाउट ये भी रहता है कि हम तैयारी कब से शुरू करें, अभी से तैयारी शुरू कर दें या नोटिफिकेशन का इंतजार करें फिर हम जाएं तैयारी करने? पहले से तैयारी कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने की चीज नहीं होती है, नोटिफिकेशन आने के बाद अब स्ट्रेटजी की चीज होती है। हम एग्जाम में क्या सॉल्व करेंगे, किस सब्जेक्ट से कौन सा कोर सेक्टर करेंगे, मेरा कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक है, वो सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता, अगर नहीं सुधर सकता है तो बाकी कोर सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि बैलेंस कर ले। नोटिफिकेशन के बाद कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है। नोटिफिकेशन का मतलब युद्ध का बिगुल बज गया, अब युद्ध का बिगुल बज गया तो उधर उसको तलवार भाजना सिखा रहे हैं, निपटेगा वो पहले लड़ाई में। तो नोटिफिकेशन बिगुल है। बिगुल में ये होता है कि पहले कौन सेना जाएगी, हाथी जाएगा, घोड़ा, भाला, तीर, ये बिगुल है। तो नोटिफिकेशन का वेट जो विद्यार्थी करेगा खत्म हो जाएगा। पहले से तैयार रखे और वही एग्जाम बच्चों का निकलता है जिसकी तैयारी नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सर, अब मैं बहुत ही सामान्य समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूं, हो सकता है हर दूसरे बच्चे का ये लाइफ चेंज कर सकते हैं ये सवालों का उत्तर। पहला सर, हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें 3 टाइप के बच्चे बैठते हैं। एक एकदम टॉपर, देखते ही लगता है सिलेक्शन हो जाएगा इसका। दूसरा एकदम गधा, वो पढ़ेगा ही नहीं, आप कितना भी मार कूट लीजिए बिल्कुल नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, जब एग्जाम देने जाता है तब 2-3 नंबर से उसका बार बार चुक जाता है, उस बच्चे के लिए क्या एडवाइस है सर? जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं, जो बढ़िया मेहनत करते हैं, वो घमंड में न रहे। बड़ी तेज चेंज हो जाता है, रिवीजन करते रहे। जो पढ़ता ही नहीं है उसको आदमी क्या कर सकता है, जब उसको कहना ही है, वो ढीठ होते हैं सब। ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सपने बहुत बड़े होते हैं, खुद मेहनत नहीं करना होता है। सपने इतना बड़ा देखेंगे, कोई बात नहीं, आप सपने बड़े देखो, मेहनत करो इस हिसाब से। अब मेहनत नहीं करना है इनको, ये 2 घंटा पढ़ेंगे तो इनके कमर में दर्द हो जाएगा, 4 बार लेट के पढ़ेंगे इसे। तो सपने देख रहे हो भाई, गलत बात नहीं, उस हिसाब से मेहनत करना सीखो। अब ये वाले बच्चे जो होते हैं कि बड़ी लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं और 2-4 नंबर से नहीं हो रहा है, इन बच्चों में भी एक खराबी देखिएगा, ये किसी 1-2 सब्जेक्ट के महारथी होते हैं और 1-2 सब्जेक्ट इनका कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। अगर फेल होंगे ना तो फिर अगली बार ना जो इनका अच्छा सब्जेक्ट है ना, जिनमें इनका इंटरेस्ट है, फिर वही लेके पढ़ने लगेंगे। एक्चुअली ये एग्जाम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए, जिन बच्चों का कई बार में रिजल्ट नहीं हो रहा है, कि रिजल्ट कभी भी हमारे
मजबूत सब्जेक्ट के आधार पे नहीं हो सकता है। रिजल्ट इस आधार पे होता है कि हमारा कमजोर सब्जेक्ट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पहली बार में भी उनका वही कमजोर, अगली बार में भी वही कमजोर, तो धीरे 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 ना वो तैयारी करते हैं, लेकिन फिर पुराने पैटर्न से, पुराने रास्ते पे चलकर कभी नई मंजिल नहीं मिल सकती। राइट, गलतियों से सीखकर उनको आगे हाँ, बढ़ना बिल्कुल। चाहिए। राइट सर, ये जो उम्र होती है करियर बनाने की, उसी उम्र में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। राइट, अब मान लीजिए कोई लड़का है लड़की के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, लड़की लड़के के लिए अट्रैक्ट हो जाती है, तो कैसे अपनी हम एनर्जी को रिवाइव करते हुए अपने गोल पर फोकस रहें सर? ये एज जो होता है ना, बड़ा भटकाव का एज होता है, लेकिन सारे बच्चों को सोचना चाहिए, लड़का या लड़की को, कि ये चीजें हम 2 साल बाद 4 साल बाद भी कोई लड़का किसी के लिए पसंद कर सकता है, कोई लड़की अपने लिए देख सकती है, बट ये 2 साल का टाइम निकल गया ना, फिर करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी को पसंद भी किए हैं तो फिर वो करियर नहीं रहेगा, तो दोनों को फिर बाई साइड होना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप पसंद भी करते हो किसी को, तो थोड़ा दूर रहो, साइड रहो, भैया आप फोकस करो पढ़ाई पर, हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए तो फिर आगे जाके हो सकता है पूरी लाइफ साथ जी सके। लेकिन कितना भी गहरा एक दूसरे का रिलेशन रहेगा, और आज की जो सोसाइटी है कि अगर जॉब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुए, तो फिर कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह हो जाते हैं, कितना भी सजा लें अपने नहीं होंगे वहां पर। सही बात तो है। ये आज की जनरेशन को सीखने की जरूरत क्या है कि इनके लाइफ का प्रायोरिटी फिक्स नहीं है, ये किस काम को पहले करेंगे किसे बाद में करेंगे इन्हें पता नहीं है। लेकिन एक थरिया खाना खाने जाएंगे तो इन्हें पता है कि हमको पहले रोटी खाना है, बाद में चावल खाना है। लेकिन पूरी जिंदगी के करियर में इनको ही नहीं बुझाता है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। सही तो बात है। लाइफ में जिसकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है वो कूड़ा के भाव फेंका जाएगा। बिल्कुल सर, हर इंसान में दिक्कत होती है एडिक्शन की, लेकिन मैं अगर बच्चे की बात करता हूं तो आजकल जैसे रील्स हैं, इसके अलावा पबजी वीडियो गेम वगैरह हैं, इसके अलावा पॉर्न आजकल एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आ रहा है। तो आप इन प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं सर? ये किसी भी बुरी आदत को अचानक से खत्म नहीं किया जा सकता है, तो उस टाइमिंग को बच्चों को यूटिलाइज करना पड़ेगा दूसरे टाइम में। जैसे रील देखते हैं, किसी को गेम्स की आदत लग जाती है, भद्दे वीडियोस की लग जाती है, तो उस समय उनको कोशिश करना चाहिए कि ऐसी चीजें देखें जिससे कि उनका इंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों एक साथ हो सके। राइट। जैसे अभी कोई हिस्टोरिकल वीडियोस देख ले, मूवीज देख ले जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उनका क्या है ना, इंटरटेनमेंट भी हो रहा है और धीरे धीरे अपनी एडिक्शन भी दूर हो रही है। तो अचानक से ट्रेन भी ना पटरी बदलती है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से है ना, तो पहले स्पीड कम करेगी, फिर धीरे धीरे फुल स्पीड में पटरी बदलेगी तो काम खत्म। बिल्कुल। तो ये बच्चे क्या होते हैं ना, किसी दिन फ्रस्ट्रेट होंगे ना, तो नहाए धोएंगे, बढ़िया से एक सादा पेपर लेंगे और टाइम टेबल बनाएंगे, सारा काम खत्म, कल से कोई रील नहीं, मोबाइल फेंक देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। तो जरूरी है धीरे धीरे शिफ्ट करना। आदतें एक दिन में लगी नहीं थी, लंबे वक्त बाद लगी है, तो छूटेगी भी लंबे वक्त। और खास करके जो गलत लत है, जैसे रील देखने का, उसको मोबाइल चलाने का, गेम खेलने का, तो सबसे पहले उसको ब्रैकेट फिक्स करे कि भाई मैं 1 घंटा ही देखूंगा, उस 1 घंटे में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब किसी को 4 घंटे देखने की आदत है मोबाइल, तो पहले फिक्स करे कि भाई मैं 3 घंटे देखूं, अगले हफ्ते डिसाइड करें कि मैं 2.5 घंटे। तो 1 मंथ का प्लान लेके चले, ग्रेजुअली 15% कम करते रहे। 15% टॉलरेंस लेवल एक अच्छा खासा होता है, 15% में कोई भी चीज बैलेंस रह जाती है, धीरे 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 धीरे। ये 100% टर्न मारते हैं सब। एक बार एक ही बार में साधु बनेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसका फ्रेंड सर्किल भी वैसे ही हो जाता है। तो ऐसा क्या है ना कि एक दूसरे का भी मेकर चेकर रहना चाहिए। जैसे लॉज हॉस्टल में रह रहे हैं, तो स्टूडेंट के बीच में अमूमन कॉमन समस्या होती है, तो एक दूसरे का मेकर चेकर बन के, भाई देखो तुमने ऐसा किया, हम तुम्हें रोकेंगे, तुम हमें रोकना। और ये चीजें क्या है ना कि कई बार बच्चे जब अकेले रहते हैं ना, तो ज्यादा गेम खेलेंगे, वीडियोस देखेंगे, अपनी लत में लगे रहेंगे। अकेलापन भी इसका बड़ा कारण होता है। यदि लगता है उनकी कि उनकी इस आदत का कारण अकेलापन है, तो कोशिश करें तब ग्रुप में बैठ के पढ़े। लेकिन ग्रुप में बैठ के ग्रुप स्टडी करने लगता है। अरे भाई, ग्रुप स्टडी के लिए भी एक इंजन की जरूरत होती है। 10 बॉगी लगा देंगे तो एक इंजन चाहिए खींचने वाला। सबके सब बेवकूफों का ग्रुप बन गया। अब पढ़ाई की जगह बकैती चल रही है यहाँ पे। तो ग्रुप स्टडी में अगर कोई सीनियर लीड करने वाला नहीं है, तो चुपचाप बैठ के पढ़ो। 10 लोग बैठ गए, 2-4 लोग बैठ गए, एक उधर घूम के, एक इधर घूम के पढ़ रहा है। एटलीस्ट क्या है,
कि वहां पर कंट्रोल्ड हो जाएगा कि आप अब बीच में गेम तो खेल नहीं सकते हैं। ये पहले हर पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग हो जाएगा कि वो लत जो है वो उसे किधर ले जा रही है, उसका मेन ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो ट्रिगर पॉइंट को पकड़ लेना की जरूरत है, और हर लड़का लड़की स्टूडेंट सबका अलग अलग हो जाता है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया बच्चों के अंदर एक इमेजिनेशन का एक वो होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, सिजोफ्रेनिया, ये ऐसे ऐसे चीज होते हैं सब। तो उनको अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में घूम रहे हैं। अगर वो तैयारी करने आया है लेट्स की सीजीएल की, तो वो अपने आप को सोच चुका है मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, 3 स्टार है ये। उसको सिलेबस नहीं दिख रहा है क्या, अभी वो मैथ्स पढ़ के आया है, अभी इसका रिवीजन करें, इसमें पूरा सॉल्व कर, नहीं उसको दिखेगा प्री मेंस ज्वाइनिंग ट्रेनिंग खत्म। अब वो सीधे अपने ऑफिस में आके कल्पना करेगा मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा, 10 बजे आऊंगा, ये रेड मार रहा हूं। हाँ रेड मार रहे हैं, जाके वहां पकड़ लिए, और ये सिंघम स्टाइल में जाएंगे। और वो एक तो गाना है ना, इंतकाम देखेंगे। ये गजब हो गया। आजकल के बच्चों को लगता है दिल टूटने से आईएएस बन जाता है, दिल टूटने से आईएएस बन जाता ना। हर गली का आवारा आदमी डीएम बन के बैठा होता है। सही बात है, मेहनत करना पड़ता है उतना। क्योंकि सर इससे क्या होता है कि आपका पूरा साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरा स्लीप साइकिल आपका बिगड़ जाता है। काफ़ी सारे देश इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 16 साल 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, स्पेन, पुर्तगाल, हमारे यहाँ कर्नाटक, इन्होंने कानून भी बनाया है सर। एक्चुअल में ये जो देश है जिनके पास जनसंख्या कम है, हमारे पास 150 करोड़ जनसंख्या है, जितना बजट है हमारा, इसके हिसाब से 30-35 करोड़ की जनसंख्या को होल्ड करने के लिए हमारे पास जीडीपी है। तो अब अगर ये आइडियल जीडीपी देख रहे हैं तो हम इतना को होल्ड कर सकते हैं। तो हमारी जीडीपी इससे 5 टाइम्स ज्यादा होगी, 10 टाइम ज्यादा होगी ना, तो हम वो सारी फैसिलिटीज दे पाएंगे। तो अभी सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। जैसे बारिश होती है ना, तो कई बार 2 चीजें होती है, या तो बारिश बंद हो जाए, नहीं तो छाता लगाना पड़ता है। अभी हम लोग छाता लगाने वाली स्थिति में अपने हिसाब से बचा बचा के चलने की जरूरत है। सही बात। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ किसान सब्जी बोता है और अपनी सब्जी को 1-1 केजी के बंडल में ले आके एक जगह चौराहे के किनारे रख देता है, और वहाँ एक तो वो बॉक्स बना देता है, रेट लिख देता है, 20 रुपए, सपोज $20 का हुआ तो सब्जी खरीदेगा इसमें $1। तो वहाँ ये लेवल, यहाँ अगर किसान रखे, उसका सब्जी भी जाएगा, ये डिब्बा भी जाएगा, और ये दुकान भी जाएगा। दोबारा वो नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो अगर हम कंगारू को देख के हाथी छलांग लगाने लगे तो हाथी का पैर टूट जाएगा। सही बात। तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत बड़ी है, हाथी जैसे इकोनॉमी है। हाथी थोड़ा धीमा चलती भी है, खाती भी जाते हैं। हमारे यहाँ वो वाला सिस्टम है। बच्चे सब भी समझते हैं इन सब चीजों को। राइट सर। अब एक फन फैक्टर, आप भी एक सामान्य इंसान है, बच्चों को ये महसूस कराने के लिए कई बार ये लगता है कि अरे ये तो सेलिब्रिटी हैं, ये तो पैदा ही ऐसे हुए होंगे, कोई दूसरी चक्की का आटा खाते होंगे। तो कुछ एक रैपिड फायर राउंड में आपके साथ करने वाला हूँ। यहाँ कोई वैसी चीज नहीं है जिसके ऊपर मैं हाथ रखवा कर कसम खिलवा सकूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। चलिए, पहला सवाल, क्या खान सर को घर में भी खान सर बोला जाता है? नहीं, घर में किसी को नहीं। घर में बेसिकली मम्मी बाबू ही कह के बुलाती है जी, और पापा भी वही, और भाई लोग हैं वो भैया। दोस्त लोग क्या कहते हैं सर? दोस्त, सबके दोस्त ऐसे ही भाई ही बोलते हैं, सबके दोस्त भाई। और सब क्या हाल है, मेरे दोस्ती में ना 4-5 ही हैं जो मेरे एज के होंगे जी। और ज्यादातर मेरी दोस्ती 60-65 साल के लोगों से ज्यादा है। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमको इंडिविजुअलिटी, हमारा कोई शौक बचा नहीं, गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने का, कपड़े, घूमना फिरना, सारा शौक खत्म हो गया। तो मेरी मेंटेलिटी जा चुकी है वो 60-65 वालों से। अब सोसाइटी के लिए कुछ करना है। यंग आज देखते हैं यहाँ पे कि कहाँ समोसा अच्छा मिला, हमके भाई पिज्जा समोसा का यार मेरा। हमको ये देखना है कि किस ब्लड बैंक का अभी सबसे ज्यादा डोनेशन चल रहा है, किस ब्लड ग्रुप की स्कैर्सिटी ज्यादा है, कौन सा टेस्ट काफी महंगा है, उसे कैसे कम कर सकते हैं, इस एग्जाम की फीस कम है ज्यादा है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमें बड़ा वो सब चीजों में ठीक लगता है। राइट सर, आपके वीडियो पूरा देश देखता है, रील मीम बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। क्या आप भी अपने रील वीडियो देखते हैं कुछ? अमूमन अब हलवाई अपने घर का मिठाई नहीं खाता। कोई कभी तो हुआ होगा कि आपके दोस्त ने आपको कोई रील सेंड करी हो। में क्या होता है ना, कोई चीज अगर आप बोलिएगा ना तो उससे पहले का हिस्सा काट देगा जी, तो उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा जी। अब अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, घोंचुओं की कमी है नहीं दुनिया में। हाँ। उसी को देख के चल जाएगा। भाई उससे पहले बाद में भी कुछ हुआ होगा। तो ये चीजें कई बार लोग भेजते हैं, कहते हैं देखिए लोग क्या सोच रहे हैं। हम कहें कि भाई
हमको उससे मतलब नहीं है कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं कर रहा। उसकी इतनी अच्छी सोच होती तो थोड़ा पहले भी देख लेता, थोड़ा बाद भी देख सकता था। उसको अब तोता की तरह समझाया जाएगा तो फिर हटो भैया, उसको समझाने से अच्छा है 10 नए लोगों को समझाओ। सर कोई मूवी वगैरह नहीं भी अगर देखता है फिर भी कोई ना कोई एक्टर उसका फेवरेट होता है, कोई ना कोई मूवी फेवरेट होती है, तो कोई ऐसी आपकी फेवरेट मूवी? अमूमन हम मूवी बहुत कम देखते हैं जी। तो ये मेरा वीक सेक्शन है। हम गए थे फिल्म सिटी मुंबई में, आई थिंक कौन बनेगा करोड़पति का शो था या कपिल शर्मा, हमको एग्जैक्ट शो याद नहीं है जी। दोनों शो फिल्म सिटी में होता है। हम लोग वहाँ बैठे थे तो एक बगल में लेडी भी बैठी थी तो सब चर्चा हो रहा था, उनसे ही बात कर रहे थे, हमको बुलाया गया सर यहाँ बैठे, हम भी बैठे थे। हाँ वो भी बात कर रही थी कि कैसे हैं सब चीज, पढ़ाई लिखाई की चर्चा की, स्टूडेंट कैसे हैं। हम पूछ दिए कि मैम आप क्या करती हैं, तो एक मेरे पीछे से खोद रहा है सर हीरोइन है वो। एक भाई साहब तो गड़बड़ हो गया, अब बड़ी हमको खराब लगा। तो हम फिल्म देखते नहीं है जी। तो ऑब्वियस बात है कि हम मतलब हमें भी बड़ा अजीब लगा कि भाई हमें भी पहचानना चाहिए, तो हम बहुत कम फिल्में देखते हैं। जी। तो सवाल तो मैंने कुछ ऐसे भी रखे थे कि फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन सा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आंसर नहीं मिलेगा। नहीं, उस टाइम की कुछ फिल्में बहुत अच्छी, जैसे कोई सामाजिक मूवी में लगती है, स्पेशली आप देखिएगा जब कभी विमेन एम्पावरमेंट की होती है जी, रानी मुखर्जी जी, और वो थोड़ा सा ना गुस्से में लगती भी ऐसे ही है एकदम जी। और फील आता है, फील आता है गार्जियन वाला ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे। जी। तो वो चीजें थोड़ा सा लगता है कि नहीं भैया उठाओ, जो गलत किया है दूसरे के भरोसे कैसे चलेंगे, यहाँ पे केस मुकदमा अपने जगह पे होगा, गलत किया गलत हो गई तुमको भी होगा। तो ये चीजें लगती हैं कि कहीं ना कहीं होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि हम भरोसे बैठेंगे कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा, झांसी की रानी फूलन देवी दूसरे के भरोसे नहीं बैठी। तो हमें तो लक्ष्मी भी पढ़ाई गई है, हमें सरस्वती, हमें माँ दुर्गा, तो हमें माँ काली भी पढ़ाई गई, तो उनको उतारने की बहुत जरूरत है। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं तो मैं कुछ मूवीज क्लास में भी बताता हूँ, जैसे गांधी मूवी हो गई 1982 वाली, सरदार मूवी हो गई, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो गई, तो ये अगर देखेगा बच्चा तो उसको पता चलेगा कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। डायरेक्ट 2015 2027 डायरेक्ट नहीं आया है। अगर खान सर पर मूवी बनती है तो कौन हो सकता है उसका हीरो? कई बार वो डायरेक्टर लोग आते हैं, वो डिस्कस करते हैं, बट होता क्या है ना कि उस मूवी बनने के लिए 100 घंटे का अप्रोक्स वो बोलते हैं कि डिस्कशन चाहिए। अरे भैया 100 घंटा पहले ही देख के हम डर जाते हैं। 100 घंटा इतना लंबा टाइम होता है डिस्कस करने के लिए, पूरी कहानी कैसी थी क्या थी। तो कभी इस टाइप का मतलब सीरियसली बैठे नहीं, लेकिन कई बार आया इस सब चीजों पे। अब देखेंगे, कुछ खास आइडिया नहीं। कोई नहीं, अगर हीरो का वैकेंसी आता है तो हम भी अप्लाई करेंगे। सर आप किससे सबसे ज्यादा डरते हैं, बीवी से या मम्मी जी से? मम्मी से। मम्मी से? मम्मी से डर इन द सेंस है, मेरी मम्मी की बातें मेरे लिए संविधान है जी। हम मम्मी अगर हमसे कुछ बात बोल रही है, हम पहले मान चुके हैं कि ये कर लेना है, बस इंतजार होता है कि उनकी बातें खत्म हो, हम कहते ठीक है हो जाएगा। मम्मी हमको उस जगह से लेके आई ना, मतलब हमें अभी भी पता है मेरे रिश्तेदारों में 99% लोग कोई ना कोई काम सीख के सऊदी में है। हमारा जो इकोसिस्टम है ना, सिवान, छपरा, गोपालगंज, देवरिया, गोरखपुर, ये वाला जो बेल्ट होता है ना, ये कोई काम सीखो सऊदी जाओ। तो हमारा पूरा बेल्ट वही था। हमें याद है कि हम लोग कोई काम हम सीखते थे तो लोग कहते थे कि जल्दी भेजो ना बेटवा को, दुख दूर हो जाएगा। तो हम मम्मी से कहते थे 2 साल और पढ़ लेंगे तो ग्रेजुएशन तो कम से कम कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन किए तो मम्मी कही कि देखो अभी 1 आध साल और, सब कह रहे हैं, सब कहते थे सब मम्मी को भेजिए यहाँ पे, जानबूझ के तो हम लोग की आदत बाकी दुख सहला भी ना, कहीं नहीं खलोग भेजत कमाई ना। तो अमूमन जैसे होता है ना कि उठाइए कहीं काम करिए, दिल्ली बम्बई काम करिए, धीरे धीरे कोई संपर्क का निकलेगा दुबई में, कतर में, ओमान में, तो वीजा लगा लेगा, तो पहले हेल्पर में जाइए, फिर धीरे धीरे वहां पे 1-2 साल का स्ट्रगल रहेगा। तो हम लोग वेल्डिंग सीख लिए, बड़ी टफ होता है वेल्डिंग, मतलब ऊपर से वेल्डिंग मारना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, किसी चीज के अंदर घुस के वेल्डिंग मारने पे ना वो क्या होता है ना, इसे ऊपर गिरने लगता है उसका पार्टिकल, तो वो ना जला के अपने से खत्म होगा वो, मतलब शरीर से बुझेगा, पानी से नहीं बुझेगा, वो जला जला के और आंख दर्द करने लगता। लेकिन मम्मी कहेगी नहीं बाबू पढ़ो अभी। और सर जैसे सास हुई कभी बहू थी, तो आप मैरिड होने से पहले अनमैरिड थे, तो अब क्या सलाह है अनमैरिड लोगों के लिए, कुंवारे लोगों के लिए?
किस चीज से रिलेटेड मतलब? कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेफ जोन कौन सा है? डिपेंड करेगा कि जो पार्टनर है वो कैसा है। जी। किसी किसी को तो उसके मेन होता है कि एम्बियंस कैसा है, समझदारी कैसी है, सारी चीजें इस पर डिपेंड हो जाती है। हम्म। अमूमन हम लोग क्या होता है ना, किसी एक अच्छे को देख के लगता है कि पूरा समाज अच्छा होगा, हम्म। वैसे किसी एक खराब को देख के लग जाता है पूरा समाज खराब होगा। तो हम्म। सैंपल साइज का जो कलेक्शन है ना वो छोटा सा हम लोग, और हम्म। जजमेंट करते हैं 150 करोड़ की आबादी। हम्म। तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, अभी के टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म। खास करके पढ़ी लिखी लड़कियां, इनका हम्म। होना बहुत जरूरी है। वो हम्म। बाकी चीजों को बहुत समझदारी से, चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हम्म। और पढ़े लिखे में एक और अच्छी चीज क्या होती है, कोई भी इंसान ज्यादा पढ़ेगा ना हम्म। तो उसको गुस्सा बात बात पे नहीं आएगा, चीजों को समझने की हम्म। कोशिश करेगा, कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखेगा। तो जब पढ़ाई लिखाई वाली चीजें आ जाती हैं तो चीजें अच्छी रहती हैं। हम्म। कोई ऐसी न्यूज सर जिसको पढ़कर आपको बहुत खुशी हुई हो, वाह, रिसेंट में कहीं से भी रिलेटेड? उमूमन ये सब चीजें ज्यादातर दुखे देता है सब न्यूज वाला। कभी आपके बारे में कुछ ऐसा आया हो कि आपके घर वालों ने आपको बोला हो, आपको बड़ा गर्व लगा हो कि मेरे घर वाले मुझसे खुश हैं? हाँ, कई बार बहुत सारे बच्चे जब सक्सेस होके आते हैं, अभी भी कहीं कोई मुंबई गए थे हमारे जान हम्म। पहचान के, हम्म। वहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ मजदूरी करने वाले बच्चे थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई कुछ था, वो बैठ के क्लासेस देख रहे थे, तो उनको भेजे थे वहाँ पे। एक दुकानदार थे, वो बता रहे थे कि हम मतलब में अगर हम पहले पढ़ाए रहते शायद वो भी पढ़ लेते, हम्म। तो उनको कुछ मिठाई दिए थे कि मेरी ओर से आपको कम रेट में दे देते। अरे मेरा ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर था, तो पहले उसके पहले कुछ दवाई वगैरह लगाते हैं, एनेस्थीसिया शायद, हाँ कि आप सुन्न हो जाएंगे। तो उस टाइम पे थोड़े बातचीत करते रहते हैं, सामान्य रहे। तो हाँ मुझसे पूछे क्या करते हो, तो मैंने बताया कि पढ़ाता हूँ मैं खान सर के यहाँ। तो अब मेरा ऑपरेशन वो सब रोक करके, अरे बताओ कैसे हैं खान सर, सच में ऐसे ही है, ऐसे ही दिखते हैं? मैं बोला हाँ। काम करिए अपना। एक बार मेरी मम्मी का बीमार थी कुछ दिन पहले, तो सर्जरी थी 1 डेढ़ साल पहले। तो डॉक्टर सर से बातचीत हो रही थी, तो सर्जरी कर दी है। तो सर्जरी के बाद मेन डॉक्टर जो होते हैं अब असिस्टेंट को दे देते हैं कि स्ट्रेच लगाइए, अब वापस होश में लाने की एक प्रोसेस होती है। जी। मेन डॉक्टर वहां से अब दूसरे पेशेंट के लिए शिफ्ट हो जाते जी। हैं। तो वो बोले कि जान रहे हो कि खान सर की मम्मी है। अब ऑपरेशन के बाद एक पोस्ट ऑप होता है, पोस्ट ऑपरेशन उसको पेशेंट को ना रिकवरी के लिए रखा जाता है कि हाँ। याददाश्त आ गया कि नहीं, नाम हाँ। याद है कि नहीं। हम्म। तो वो उसके बाद वो लोग शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास फोन किए कि आप ऊपर आइए तो ऑपरेशन थिएटर। मेरा दिमाग खराब हो गया, भाई तू बुला क्यों रहा है, मेरा चेहरा अजीब हो गया। और हम विदाउट लिफ्ट भागे, अजीब मतलब कोई इमरजेंसी तो नहीं कोई है? किसी को ना, जो कोई हाँ। ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, बाहर वाले को ना अजीब होता है। हम्म। वो ऑपरेशन उसका चल रहा है, उससे ज्यादा वाइटल्स उसके बिगड़े रहते हैं, टेंशन। हम गए, सर सर बैठिए, हम कह रहे आप तो आप बैठो यार, बाद में बताना। कहेंगे कैसी है मम्मी, तो कहे ठीक है। यहाँ पे हम जाके देखें, मम्मी को बोले मम्मी ठीक है, तो कहे, हाँ ठीक है। वो तो थोड़ा सा एनेस्थीसिया का असर रहता है। तभी लोग कहेंगे सर हम आपका क्लास की, हम करें यार तुम लोग ना यार, बाद में बोलना चाहिए, मेरा आधा खून सुखा दिया तुम लोग यार। हार्ट अटैक आ गया। वो टाइम जो होता है ना 5-10 मिनट का, वो सही बात। कटना वो लाइफ टाइम याद रह जाता है। लिफ्ट से तेज हम सीढ़ी से गए थे, तो बाद में पता चला यार तुम लोग यार गजब आदमी हो यार, बता दो बाद में हम कौन सा जा। तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार किसी बच्चे लोग को ये देखते हैं लोग, यहाँ पे अभी मुंबई गए थे तो वहाँ बच्चे सब जॉब करने वाले मिले। एक बच्चा मिला था, वो पढ़ाई में उसकी पढ़ाई छूट रही थी, पंचर बनाते थे उसके पिताजी, उसकी साइकिल की दुकान थी, अभी रेलवे का ड्राइवर है वो। तो उसको मजाक में बोले कभी ठीक है तुम्हारी ट्रेन अब पंचर भी नहीं होगी। ऐसी कोई न्यूज जिसने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया हो, अंदर से एकदम तोड़ कर रख दिया हो? हाँ, कई बार अफवाह अफवाह उड़ा देते हैं सब। एक बार किसी न्यूज वाले ने छापा कि खान सर फरार। अरे भाई हम इंडिया में ही हैं। और कई बार क्या करते हैं सब ना, ये कुछ चीजों को कट कर देंगे सब। जैसे आप बोलिएगा किसी बात को कट कर देगा। तो जैसे एक बार हुआ था क्या कि कोई बात थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी अपने एम्बेसडर को लेकर। तो हम पाकिस्तान को बोल रहे थे, उसने ना आगे से पाकिस्तान वाला वर्ड काट दिया। तो यहाँ पे
तब उसने ना पाकिस्तान काट के वहां पे एडिट करके जोड़ देता है कुछ और, तो ये बड़ी खराब हो जाता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार IC-814 विमान हाईजैक हुआ था तो उसमें सजा दिया था अब्दुल मोमिन को। तो हमने बोला सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल मोमिन को सजा दे दिया, तो उसने आगे का काट दिया सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कर दिया। खान सर ने बोला कि अब्दुल को सजा होगी, क्या उसका नाम था अब्दुल मोमिन, और सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया था। तो करेंट अफेयर में तो पढ़ाना पड़ता है, तो यूं काटा। और कभी कभी तो वैसे ही क्या करेगा ना, कभी कभी काट देगा। अभी एप्स्टीन फाइल वाले में तो कुछ था, एप्स्टीन फाइल को बोले तो एप्स्टीन फाइल तो एकदम घटिया से घटिया चीज है, तो उसने काट दिया एप्स्टीन फाइल। अब एप्स्टीन फाइल काट देंगे तो उसको लगेगा कि यार हम बोल रहे हैं ऐसा करने को, भैया वो एप्स्टीन फाइल में ऐसा कर रहा था, हम बता रहे थे कि एप्स्टीन फाइल में ऐसे ऐसे करता है, उधर से काट दिया एप्स्टीन फाइल को। तो होते हैं ऐसे ही सब चीजें। जब भी आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो कोई एक ऐसा खास इंसान जिससे आप बात करना पसंद करते हो या उसे शेयर करना पसंद करते हो, क्या हुआ है कोई ऐसा? मम्मी, जो भी है मम्मी जी, मम्मी ने बोला करने का तो करने का। जी। खान सर के जीवन की सबसे बड़ी गलती कौन सी है? गलती इन द सेंस क्या हो जाएगा, हम लोग को, हम फौज में जाना था, थोड़ी बहुत हमको लगता है कि वहां अगर और मेहनत कर लेते या फिर कुछ मेडिकल में ठीक ठाक हाथ करते हैं, सीधा कर लेते तो शायद वहां चले जाते। खान सर का अगले 15-20 सालों में क्या विजन है? मतलब देश के जो लोग हैं वो खान सर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 15-20 सालों में? एजुकेशन सेक्टर में एकदम हर इंसान के पास प्रॉपर इक्वल एजुकेशन आना चाहिए, और बहुत जल्दी एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। इस तो खोल दिए रहते, बट क्या हुआ कि उन लोगों को पता चल गया कि यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो जमीन को 5 गुना 10 गुना महंगा करती है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उसमें एक एरिया यूनिवर्सिटी का ऐसा होगा, जैसे 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी रहे तो उसमें 200-300 एकड़ का एरिया ऐसा हो जो केवल फीमेल के लिए होगा, गर्ल्स के लिए, और उसकी बुनियाद जनी न्यू बनेगी ना ईंटा, उसमें भी फीमेल वर्कर ही बनाएगी, उसे पूरी बिल्डिंग वही बनाएगी, उसका प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन सारा A to Z। अब बनने के बाद कंट्रोलिंग भी वही करेगी, पूरा वो सेक्शन ही वहाँ उस एरिया को ही वहाँ पर, मतलब ताकि वो सेल्फ सस्टेन हो सके। तो एजुकेशन में हम लोग को ये करना है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हों या नीट वाले हैं, जेई वाले, वनडे एग्जाम, सबके लिए। और इनके लिए अभी अब स्टूडेंट AI ले आ रहे हैं ताकि वो वहां पे जाके अपने चीजों को शॉर्ट नोट बना सके, उनके हिसाब से वो शॉर्ट नोट बना के दे देगा। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि मेडिकल सेक्टर, अभी मेडिकल में स्टार्टिंग किए हैं, और 2 साल के अंदर अंदर मेडिकल को हर इंसान के पास, अभी जैसे अभी कैसे अपने KGF में कोई बच्चा आता है तो ये नहीं सोचता है कि मेरा मम्मी का गहना बिक जाएगा फीस के चक्कर में, खेत गिरी, अरे खान सर है चलो अपने यहाँ। तो वैसे ही मेडिकल में भी होगा कि स्टार्ट तो कर दिए हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह ये सब में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो मेडिकल वाले सेक्टर में भी हर इंसान के पास ये होगा कि सुकून से किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ा ना, मतलब कैंसर 2nd स्टेज भी है ना, तो उसके पास कॉन्फिडेंस हो गया, कैंसर अभी हम चैलेंज करके ठीक करते हैं, इसमें कैसे सही नहीं होगा। और अब ये बात है, कैंसर 2nd स्टेज तो पता चल गया, 2nd स्टेज तो ठीक होना ही होना है, उसमें तो कोई हो रही नहीं है। लास्ट वाली चीजें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर में अमेरिका का एक किसान 1 एकड़ में 20 से 25 लाख रुपया सालाना कमा रहा है, 1 बीघा, बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ का किसान 1 बीघा में 20 से 25 हजार रुपया सालाना कमा रहा है। तो 20-25 हजार में क्या करेगा, उसने भी अपनी मेहनत मजदूरी टाइम को कैलकुलेट नहीं किया। सही बात। तो कोशिश ये है कि भारत का भी किसान 1 बीघा में सालाना कम से कम 10 लाख रुपया कमाए, और 10 लाख रुपया अगर किसान सालाना कमाने लग गया 1 बीघा से, तो उस दिन के बाद वो हाथ फैलाना छोड़ देगा, किसी नेता होता के पास हाथ नहीं फैलाएगा। नेताजी आएंगे तो कहेगा आपसे बढ़िया गाड़ी हम रखे हैं भोकाल मत दिखाई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा वो लास्ट होगा, वहीं पे हमें अपना जीवन को पूरा बिताना है किसानों के बीच में। हमने बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को, किसी को कनाडा भेजे हुए हैं, गुयाना भेजे हैं, ब्राजील भेजे हैं स्टडी करने के लिए कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है। अमेरिका में एक को वेनेजुएला भेजे थे, वो कह रहे सर मेरे को वापस बुला ले, यहाँ के राष्ट्रपति को हम कहे यार भाई हमको दिमाग काम नहीं कर यार, इसको पढ़ने में इसका प्रेसिडेंट किडनैप हो गया। वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड, सर अभी क्या करेंगे सर, हमको पता नहीं सर, मेरे को ना भाषा आती है यहाँ की ना कुछ। बाद में अब तो स्टेबल हो गया वहां पे, वहां का कठपुतली गवर्नमेंट बैठा दिया अमेरिका, कह रहे भाई चलो सीख के भागो। तो वो एग्रीकल्चर वाला, और अभी तो 10 लाख पेड़ लगाना चालू कर दिए जी, 10 लाख पेड़
ताकि पर्यावरण को सही बात दे है। सके हम। बिल्कुल, हमारे भी सपने का भारत ऐसा ही होना चाहिए कि एक किसान गर्व से बोल सके कि मेरा बेटा किसान बनेगा, क्योंकि अभी कोई किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बन जाए, भूल कर भी। सर, आपसे मुझे और पूरे देश वालों को एक प्रॉमिस चाहिए, बोलिए करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करने लायक आप रहेगा जरूर करेंगे। आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे सर, क्योंकि हमने देखा है कि आप काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लोगों का ध्यान रखने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखते। आपको ये याद रखना पड़ेगा सर कि आपकी हेल्थ हल्की से भी खराब होती है तो सिर्फ आपका लॉस नहीं है, पूरे देश का लॉस है। तो सर ये आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, आप करके जाएंगे आज। हाँ, थोड़ा सा इसमें है लापरवाही। नींद बहुत कम सोते हैं, 4.5 घंटा। और खाना पीना का कोई ठीक नहीं रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि यही खाएंगे यही नहीं खाएंगे, चलेगा जो खा लें आप। हेल्थ को लेके आदमी उतना नहीं, क्योंकि जब बच्चे सामने रहते हैं, हजारों बच्चे, तो फिर ना आदमी खाया है नहीं खाया है, नींद पूरा उससे मतलब नहीं, वो सामने देख रहा है इंसान तो जी जान लगा के पढ़ाता है। थोड़ा इसको ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों से भी कहेंगे वो भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा हेल्थ रहेगा तो अपने गोल को अचीव करने में आसानी होगी। तो ये रही शानदार सी बातें आपके प्यारे खान सर के साथ, और मैं सीएम तिवारी। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं खान सर से, आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब दोबारा मुलाकात होगी कभी खान सर से तो दोबारा हम लोग पूछेंगे, ठीक है? मुलाकात करेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत।